इन क्लासेस को रोजाना लाइव अटेंड करने के लिए अभी डाउनलोड करें परीक्षा ऐप और एमपीपीएससी लाइव वीडियो कोर्स में एडमिशन लें, क्योंकि अब मिलेगा ऑफलाइन क्लासेस का संपूर्ण अनुभव ऑनलाइन घर बैठे। नमस्कार विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कुछ खास बातें तो की नहीं होगी आप लोगों ने। ठीक है, चलो सबको गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। शुरू करते हैं क्लास। चलिए, आज हमारा बहुत छोटा सा एक टॉपिक बचा है, संभाग से रिलेटेड, है ना। और चलिए अभी मैं चर्चा कर लेता हूं। अभी हमारा बिल्कुल छोटा सा, अभी 4-5 दिन हो गए हैं और बहुत ज़्यादा मैटर कंप्लीट नहीं हुआ है। क्या क्या पढ़ा, अभी क्या क्या पढ़ना है और आगे क्या करना है हमें, 2 मिनट उसके बारे में मैं आपको बता दूं। चलिए, ये समर्पण, आप लोग भी समर्पित हो जाइए। मध्य प्रदेश जी के पढ़ रहे हैं। मैंने क्या बताया था आपको कि सबसे पहले हमें सामान्य जानकारी हासिल करनी है। तो सामान्य जानकारी में हमने क्या पढ़ा था? सामान्य जानकारी में हमने पढ़ा भौगोलिक स्थिति और दूसरा पढ़ा राजकीय प्रतीक। ठीक, उसके बाद पुनर्गठन पढ़ रहे हैं। इतनी चीजें हम अभी पढ़ रहे हैं। इसमें से क्या क्या कंप्लीट हुआ हमारा? पुनर्गठन वाला ये हिस्सा, ये अभी शेष है। राजकीय प्रतीक आपको पहला लेक्चर था, उसमें आपको देखना पड़ेगा। और उसके अतिरिक्त भौगोलिक स्थिति, तो भौगोलिक स्थिति का मैप बनाकर मैंने आपको समझा दिया था। उसके अतिरिक्त भी कुछ फैक्ट्स बचते हैं, तो उसको आज थोड़ा सा कवर कर लेंगे। सिर्फ फैक्ट्स हैं, वन लाइनर। आपको एक स्लाइड दिखाई जाएगी, वो आप स्क्रीनशॉट ले लें, या फिर उसके पश्चात आपको पीडीएफ भी भेज दी जाएगी। कुछ भी जो डाउट्स हो आप पूछ सकते हैं, और उन स्लाइड्स में जो फैक्ट्स हैं उससे रिलेटेड कुछ चर्चा कर लेते हैं अपन, है ना, जिससे आपको याद हो जाए। सिंपल सी बात है, कोई भी चीज़ आप याद करते हैं तो क्या, जब आप रटते रहते हैं उसको तो वो जल्दी याद नहीं होती, या तो याद तो हो गई, कुछ समय बाद भूल जाती है। पर जब आप किसी से उस चीज़ की चर्चा कर लेते हैं, उस बात की चर्चा कर लेते हैं, तो वो बात हमेशा आपको याद रहती है लंबे समय तक। तो चलिए आज उसी की चर्चा करते हैं। सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं यहाँ से, इसको कंप्लीट कर लें, फिर उसके पश्चात इसका बचा हुआ हिस्सा अपन कंप्लीट करते हैं। राजकीय प्रतीक पूरा था, पीडीएफ आपको देना बाकी है, तो आपको पहुंचा दी जाएगी आपके ग्रुप पर। ठीक, तो संभागों की बात करते हैं सबसे पहले, या संभागों का पुनर्गठन कह लें आप टॉपिक। चलिए तब तक अपन देखते हैं बोर्ड में ही। ठीक है, मिल गई है पीडीएफ। पढ़ना भी है उसको, यदि आप बना सकें तो नोट्स बना लें उसी से, है ना। अपनी कॉपी पर एज इट इज लिख लें आप, और उसके वो कहीं से ऐसा ये नहीं है कि फोटो रख के या फिर पीडीएफ रख के भूल जाना है। वो बिल्कुल आपका ऐसा मटेरियल है जो पुस्तकों से छांट कर बनाया गया है। कई पुस्तकों से जो आपकी ऑब्जेक्टिव टाइप पुस्तकें आती हैं, है ना, वैकल्पिक प्रश्नों वाली, और उसके अतिरिक्त जो आपकी डिटेल वाली पुस्तकें आती हैं, तो 10-12 पुस्तकें जो आपकी आती हैं, उनसे सारी चीज़ों को निचोड़कर आपकी एक पीडीएफ में डाला गया है। तो आप उसको रखें और उसी को पढ़ें, अपनी नोट्स समझ सकते हैं उसे। और यदि आप फ़ोन से या कंप्यूटर से पढ़ते हैं तो कई बार हमारा डिस्टर्ब हो जाता है, कोई मैसेज आ गया या कुछ भी, अपन ने फेसबुक खोल लिया। तो आप ऐसा करें, जो सबसे बेहतर सलाह मेरी है वो आप उस पीडीएफ का नोट्स जरूर बना लें। अपनी कॉपी पर लिखेंगे तो आपको वो सारी चीज़ें याद भी हो जाएंगी, और उसके अलावा आपकी एक नोट्स भी तैयार हो जाएगी। तो कोशिश किया करें कि जो भी आपको, और प्रतिदिन करेंगे, जो डेटा आपको एक दिन में मिले उस दिन का काम आप उसी दिन कंप्लीट कर लें, तो आगे आप पर बोझ नहीं रहेगा और आपको पढ़ाई में मज़ा आने लगेगा। आपके लिए दूसरी जगह जो आप समय हाँ, इस समय तो आप वेस्ट ही कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी समय जो समय वेस्ट कर रहे हैं आप दूसरी जगहों पर, उसके लिए आपके पास पर्याप्त समय होगा। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं, 2 दिन आपने क्या कर लिया, पढ़ाई नहीं करी, और फिर 2 दिन आप पढ़ते हैं, तो आपके ऊपर बोझ ज़्यादा रहता है, टेंशन रहती है ना। फिर सुशांत सिंह राजपूत जैसा हाल हो जाता है। तो ऐसा नहीं करना है।
आकांक्षा जी ने कहा कि मिले तो सर तब तो बनाएंगे। अब डेली मैं नहीं भेज सकता, आपको 2 बार मैं पीडीएफ भेज चुका हूँ। अब आप मैनेजमेंट से बात करें कि क्यों नहीं मिल रही है, आप तक पहुँच क्यों नहीं पा रही। नहीं मिली है पीडीएफ। अच्छा, बहुत सारे लोग हैं जिनको पीडीएफ नहीं मिली। चलिए इसके बारे में मैं, आप लोग ऐसा कहा जा रहा है कि ग्रुप पर जाकर चेक करें, आपके ग्रुप होगी तो इसका भी निराकरण किया जाएगा, आप चिंता ना करें, मिल जाएगी आपको। जिनको भी नहीं मिली है मिल जाएगी। चलिए शुरू करें अपन आगे। चलिए संभाग पढ़ना था हमें, ठीक है, मैं लोकेन सर को बोल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, भेज देंगे आपको। संभाग पढ़ना है, स्टार्ट करते हैं। कितने संभाग हैं मध्य प्रदेश में, चलिए बताइए फटाफट। कन्वर्ट हो गई, बताता हूं। संभाग देखना है। संभाग बच्चों भी ऐसा नहीं देखना है हमें कि संभाग की पूरी डिटेल्स, मतलब संभाग और संभाग में जो शामिल जिले हैं उन सब की डिटेल्स हमें अभी थोड़ा सा अपनी जानकारी के लिए, हमें क्या है, जब हम शुरुआत करते हैं किसी चीज़ की, जैसे भारत के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं या मध्य प्रदेश के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं, तो हमें ना तो राज्य याद रहते हैं, ना उनकी राजधानी, और ना ही किसी राज्य के अंतर्गत आने वाले जिले। तो ये संभाग ऐसे हैं कि आप थोड़ा सा इसको पढ़ लेंगे तो आपको उस राज्य से संबंधित, मतलब हम मध्य प्रदेश पढ़ रहे हैं तो मध्य प्रदेश के जिले याद होंगे, और याद ही करना पड़ेगा। तरीका मैं आपको कई बार बता चुका कि ब्लैंक मैप लीजिए और उस पर कई बार फिल कीजिए आप अपने जिलों के नाम, तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। फिर बाकी चर्चाएं आती रहती हैं, कहीं पर किसी जिले का नाम आया तो आप तुरंत अपने माइंड पे ले जाएं कि ये जिला कहाँ पर है, ठीक। फिर धीरे धीरे आपको पढ़ते जाएंगे तो आपको तहसीलें भी याद हो जाएंगी, और उसके अंतर्गत आने वाले प्रमुख नगर या शहर या गांव है ना, जिनसे फैक्ट बनते हैं, वो सब याद हो जाएंगे। चिंता की कोई बात नहीं, बिल्कुल धीरे धीरे क्रम से शुरू करना है हमें। तो अभी हम क्या शुरू कर रहे हैं कि हमें कम से कम जिले याद हो जाएं, जो बिल्कुल प्रारंभिक तौर पर शुरुआत कर रहे हैं अभी उनके लिए। तो संभागों की संख्या कितनी है, 10। वर्तमान में संभागों की संख्या कितनी है, 10। हाँ आज बताऊंगा, बिल्कुल चिंता ना करें। नंदिनी जी 10 जून 2008 को शेड्यूल बना या नहीं, बिल्कुल बताऊंगा, सब बताऊंगा, है ना। आप धैर्य रखें थोड़ा सा और आप लोग ध्यान से पढ़ें। चलिए, तो संभाग सब कितने हैं हमारे मध्य प्रदेश में, 10 संभाग हैं। अब संभाग होता क्या है, तो संभाग क्या होता है, कई जिलों का समूह होता है ना। एक किसी राज्य की एक प्रशासनिक इकाई होती है जो कि कई जिलों से मिलकर बनता है, ठीक है। जहां का सबसे प्रमुख अधिकारी कौन कहलाता है, संभागायुक्त, ठीक। जैसे जिले में कलेक्टर होते हैं, वैसे एक संभाग को संभालने वाले वही कलेक्टर या आपके जो आईएएस बनते हैं, उन्हीं को प्रमोट करके आगे फिर संभागायुक्त पद भी दिया जाता है, ठीक। तो उसके अंतर्गत जो सारे जिले आते हैं किसी संभाग के अंतर्गत, और उन जिलों में जो आपके कलेक्टर कहें या फिर आप डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उनको संभालने के लिए या उनके नियंत्रण के लिए, उन पर निगरानी रखने के लिए कौन होते हैं, संभागायुक्त। मतलब जो कलेक्टर अपना काम करते हैं, वो कलेक्टर सारा काम का ब्यौरा किसको सौंपते हैं, किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, संभागायुक्त के प्रति, ठीक। पूरा एक देखिए, कोई भी देश राज्य होता है उसकी एक पूरी कार्यप्रणाली होती है कि एक देश होता है, देश को कई राज्यों में विभाजित किया जाता है ना। तो उसको चलाने के लिए अलग पदाधिकारी होते हैं, जैसे सचिव वगैरह आपने सुना होगा, मुख्य सचिव होते हैं, मुख्यमंत्री, ये सब है ना। फिर इनके नीचे हम कई संभागों में बटे होते हैं, तो एक संभाग का सबसे बड़ा अधिकारी कौन हो गया, संभागायुक्त। उसके बाद हम कई जिलों में बटे होते हैं, तो उसका अधिकारी हो गया आपका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या कलेक्टर कहें। कलेक्टर पद मतलब आप ऐसा समझ लें राजस्व से संबंधित है, ठीक है। और फिर उसके नीचे भी कई हमारी प्रशासनिक इकाइयां हैं जहां पर अलग अलग पद होते हैं। एकदम छोटे स्तर तक जाते हैं अपन तो एक गांव तक जाते हैं, है ना।
गांव में भी आप देखते हैं कि अपनी पंचायतें होती, वहां पर एक सरपंच और एक सचिव होता है। तो इस तरह पूरा एक ब्यौरा बना हुआ है हमारा, जिसके द्वारा किसी एक देश को संचालित किया जाता है, किसी एक राज्य को संचालित किया जाता है, किसी एक जिले को संचालित किया जाता है। ठीक है, इतने तक समझ में आया कि संभाग क्या है। संभाग समझ में आया कि संभाग क्या होते हैं, खुद ही चर्चा किए पड़े हैं। कृपया देखा करें आप लोग लेक्चर, है ना, आपस में चैट करते रहते हैं। वेरी गुड, सबने 10 बताई है संख्या, तो 10 ही है। ठीक है, आपका एक सवाल था किसी का, मैं देख लेता हूं नाम, अरुण नंदिनी, 10 जून 2008 को शेड्यूल बनाया नहीं, तो 10 जून नहीं, आपको 14 जून 2008 डेट याद रखनी है। नंदिनी जी, आप उस तिथि को सुधार लें। 14 जून 2008 को हमारा 10वां संभाग बनता है। इसके पहले की कहानी आपको पता है संभाग की क्या हुई थी कि हमारे 9 संभाग हो गए थे। जब छत्तीसगढ़ हमसे अलग हुआ, पहले उसके 12 संभाग थे, 3 संभाग छत्तीसगढ़ में चले गए, तो कितने शेष बचे? 9 संभाग बचे। 9 संभाग के बाद फिर कब हमारा अगला संभाग बनता है? शिवराज सिंह जी ने घोषणा करी थी इसके लिए 2 संभाग बनाने को, है ना, 2006 के आसपास शायद घोषणा करी थी कि हम शहडोल और छिंदवाड़ा को संभाग बनाएंगे। लेकिन छिंदवाड़ा तो अभी तक नहीं बन पाया है, शहडोल हमारा बन गया है 14 जून 2008 को। तो तिथि आप सुधार लें, 14 जून 2008। और जो हमारा 11वां संभाग बनने की जो संभावना है वो कौन सा बन सकता है? छिंदवाड़ा। देखिए, घोषणाएं की जाती हैं तो कोई निश्चित नहीं हो गया कि घोषणा कर दी गई तो अगला संभाग वही बनेगा, परिवर्तन भी हो सकता है, पर अभी घोषणा यही की गई है कि 11वां संभाग छिंदवाड़ा बनेगा, मतलब छिंदवाड़ा बन सकता है। ठीक है, आगे बढ़े तो अब एक एक करके संभाग जो प्रश्न पूछे जाते हैं, आप देखेंगे किसी भी पुस्तक को, वैकल्पिक प्रश्नों से संबंधित पुस्तक को, तो उसमें इससे संबंधित प्रश्न जरूर मिलते हैं। ये जो शुरू के मैंने आपको 4 टॉपिक बताए ना, कि सामान्य परिचय में भौगोलिक स्थिति कि मध्य प्रदेश के अक्षांशीय देशांतरीय स्थिति, कर्क रेखा वगैरह, है ना, और आपका भारतीय मानक समय रेखा वगैरह, ये सब जो मैंने बताया है आपको, ये सारे एग्जाम्स में यदि 10 क्वेश्चन कहीं से आ रहे हैं, किसी एग्जाम में 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 4 क्वेश्चन तो सिर्फ इन्हीं 4 टॉपिक से आ जाते हैं। पुनर्गठन, सामान्य परिचय, है ना, जिसमें भौगोलिक स्थिति या फिर आपका संभाग से रिलेटेड यही सब आता है, बिल्कुल सामान्य। 6 क्वेश्चन आपके इतने सारे जो टॉपिक्स हैं उनसे आता है। भैया भैया कैमरे का ऑन कर दो। तो फर्स्ट स्लाइड दिखा दीजिए बच्चों को। हाँ, यही तो आपके सामने स्लाइड आ रही होगी, वो कैमरा भी खोल दीजिए थोड़ा सा उसका। पीडीएफ भी मिल जाएगी, आप स्क्रीनशॉट भी, जिनको बहुत ही जल्दी हो तो वो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मनीषा जी ने पूछा कि थोड़ा प्रशासनिक कार्य प्रणाली बताएं, किस तरह से संभाग और जिले कार्य करते हैं। बिल्कुल अपने काम की जो चीज़ है कि किस तरह से जिले में, देखिए आपका एक कलेक्टर होता है, राजस्व से संबंधित कार्यों के लिए कलेक्टर, है ना, उसके नीचे और जो तहसीलों में तहसीलदार वगैरह होते हैं वो सब पदाधिकारी होते हैं, और एक डीएम भी सामान्यतः जो, अच्छा, कलेक्टर और डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट में अंतर होता है। सामान्यतः होता क्या है कि कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एक ही व्यक्ति को बनाया जाता है, लेकिन कलेक्टर और डीएम के कार्य अलग अलग होते हैं, ये बात आप याद रखें। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो होता है उसके बहुत सारे अन्य कार्य होते हैं। ये आपका जो प्रश्न है, आगे एक टॉपिक आएगा और हमारा, जब हम राजनीतिक व्यवस्थाएं पढ़ेंगे तो वहाँ पर सारे संभाग के क्या काम होते हैं, कौन कौन से पदाधिकारी बैठते हैं, तहसीलें, है ना, विकास खंड क्या होते हैं, संभाग, ये सारी बातें हम चर्चा करेंगे। तो वापस से वहाँ रिपीट होंगी, आप बोर होंगे, इसलिए जिसका जो तय समय है वहीं पर उसे पढ़ें तो ज़्यादा बेहतर होगा। अभी सामान्य समझ लें कि जो जिले में सारे कार्य होते हैं उसके लिए उत्तरदायी कौन, कलेक्टर या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। वो अपनी सारी रिपोर्ट्स की जो काम हो रहे हैं उसको किसको सौंपता है, संभागायुक्त को। संभागायुक्त क्या करता है, वो सारी रिपोर्ट अपने अधिकारी, मतलब ऊपर के अधिकारी कौन हो सकते हैं, उसके प्रमुख सचिव या सचिव, जिस भी विभाग के का काम होगा वो उस विभाग के सचिव को पहुँचाएगा। ठीक, तो ये कार्य होता है। या फिर कई बार आप देखते हैं कि कई सारे जिले होते हैं एक संभाग में,
अब एक संभाग में कई सारे जिले हो गए और उन जिलों की भौगोलिक जो स्थितियाँ होती हैं, कई बार नदियाँ हैं, पर्वत हैं, पठार, ऐसी सारी चीज़ तो होती ही हैं। तो कई बार विकासात्मक कार्य ऐसे होते हैं जो विवाद हो जाता है दो जिलों में, तो उन सबको नियंत्रित करने के लिए या फिर निपटाने के लिए, समझौता करवाने के लिए संभागायुक्त होता है। ठीक, तो संभागायुक्त जो घोषणा करेगा या आदेश देगा फिर वो दोनों जिलों को मानना पड़ेगा। और यदि सब कुछ वही जिले के कलेक्टर हो जाएंगे तो फिर कैसे काम, आपस में टकराव हो जाएगा और विकास में बाधा आएगी। तो ये संभागायुक्त, फिर संभागायुक्त को भी कई सारे अब संभाग हैं हमारे, तो इसी प्रकार से जैसे जिलों की बात हुई वैसे संभाग में भी टकराव हो सकते हैं, तो उनके भी आगे के अधिकारी होते हैं, आगे कई सचिव होते हैं, तो वो सब संभालते हैं। तो एक पूरा क्रम बना हुआ है हमारे अधिकारियों का। ठीक, सबका चिंता ना करें, एसडीएम, तहसीलदार क्या कार्य होते हैं इन सबके, सबका बताया जाएगा, पर समय आने दीजिए नहीं तो आज का टॉपिक छूट जाएगा। चलिए, तो अभी हमने क्या देखा, संभाग। तो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं अपन, एक एक करके अब संभाग के बारे में मैं जल्दी जल्दी आपको जानकारी दे देता हूं। और मैप आपको देखना है, आपके पास मैप हो तो बहुत बेहतर है, नहीं तो मैं स्लाइड में मैप आपको शो करता जाऊंगा, उसी में जो बोलूं तो उसको ढूंढते जाना है आपको। ठीक है, पहले संभाग की बात करते हैं, कौन सा, जबलपुर संभाग। तो इसके फैक्ट सबसे पहले देखिए, मुख्यालय। तो मुख्यालय आपसे जबलपुर का नहीं पूछा जाएगा या इंदौर का नहीं पूछा जाएगा, जो कुछ अलग है, जैसे नर्मदापुरम संभाग है ना, इसमें नर्मदापुरम नाम से कोई जिला तो है नहीं, है ना, वो उसका मुख्यालय कहाँ है। मुख्यालय सिर्फ दो के ही पूछे जा सकते हैं आपसे, एक है चंबल संभाग और एक है नर्मदापुरम संभाग। तो दो के तो याद ही रखना है। इसके साथ साथ बाकी जो 8 संभाग बचते हैं आपके, वो 8 संभाग के मुख्यालय बहुत आसान है। जो संभाग का नाम है, मतलब जैसे जबलपुर संभाग, तो उसका मुख्यालय किस जिले में होगा, जबलपुर में। ठीक है, तो मुख्यालय वाली बात केवल 2 के लिए महत्वपूर्ण है। किस किस के लिए, एक चंबल संभाग याद रखें, उसका मुख्यालय मुरैना में है, और एक आप याद रखें नर्मदापुरम संभाग, उसका मुख्यालय होशंगाबाद में है। ठीक है, तो जबलपुर की बात करते हैं, तो एक और इसका फैक्ट है कि जबलपुर जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है ना। जिलों की दृष्टि से बात करेंगे अपन, तो जिले इंदौर में 8 हैं, मतलब शामिल जिले। आप सामान्य संख्या भी पूछी जा सकती है कि इस संभाग में या निम्नलिखित, नहीं ऐसा नहीं, कोई विशेष नाम दे दिया जाएगा, जैसे जबलपुर संभाग या इंदौर संभाग या उज्जैन संभाग, और उनकी संख्या पूछ ली जाएगी किसमें कितने जिले शामिल हैं। ठीक, तो एक प्रश्न तो ऐसे बन जाएगा कि संभाग में, जैसे जबलपुर संभाग में कितने जिले शामिल हैं, तो आपको संख्या बतानी होगी, ऑप्शन में रहेंगे, या उज्जैन संभाग में कितने जिले हैं। फिर इसके बाद इसी का अगला प्रश्न आता है इसी से संबंधित कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला इस संभाग में शामिल है, या फिर दूसरे प्रकार से बन जाएगा कि कौन सा जिला निम्नलिखित में से शामिल नहीं है। ठीक, तो ऐसे आपके प्रश्न बनेंगे यहाँ संभागों से। अब बनेंगे क्या, बनते ही हैं और आते हैं कई एग्जाम्स में, तो आपको याद कर लेना है, बहुत आसान सा टॉपिक है ये। तो जिलों की बात करें तो आपको मैप दिखा देता हूं मैं, उसमें आप देखते चलिएगा कौन सा जिला किस संभाग में कौन सा जिला आता है। एक एमपी का मैप होगा, उसे शो कर दीजिए। तो आपके पास या आपकी स्क्रीन पर एक मैप दिख रहा होगा, इसमें देखिए जबलपुर संभाग, फटाफट ढूंढिए और जिले गिनिए, और एक एक जिले को देखिए कहाँ पर स्थित है। तो थोड़ा सा येलो कलर का है ना, एक डार्क येलो है और एक कम येलो है, जो थोड़ा सा लो येलो है, उसमें है आपका जबलपुर संभाग। तो जबलपुर संभाग में जिले देखिए कौन कौन से हैं। पहला जिला याद रखना है आपको, जबलपुर। दूसरा उसके जस्ट ऊपर है कटनी। तीसरा आप उसके जबलपुर के बगल में देखें डिंडोरी। डिंडोरी के जस्ट नीचे देखिए मंडला। मंडला के नीचे देखिए बालाघाट। बालाघाट के नीचे देखिए सिवनी, नरसिंहपुर और छिंदवाड़ा। ये जिले शामिल होते हैं आपके जबलपुर संभाग में, और इनकी संख्या यदि आपसे पूछी जाए तो क्या है, 8 है। आप पूरे मैप में देख भी रहे होंगे कि जो सबसे बड़ा क्षेत्र आपको दिख रहा होगा वो यही है, जबलपुर के आसपास का क्षेत्र, जो 8 जिले शामिल है वही सबसे बड़े दिख रहे हैं, है ना। पूरा जो कम येलो वाला क्षेत्र है, लो येलो वाला क्षेत्र है, ये लाइट येलो वाला क्षेत्र है, वही सबसे बड़ा दिख रहा है।
ठीक, तो आपको क्या याद रखना है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग जबलपुर है। चलिए, जबलपुर संभाग हो गया, तो क्या क्या बातें याद रखनी है कि मुख्यालय जबलपुर में है, सबसे बड़ा संभाग है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से, और तीसरी बात याद रखनी है कि इसमें 8 जिले शामिल हैं और जिलों के नाम क्या क्या हैं। ठीक, अब जब देखिए इसमें एक जिला आपको डिंडोरी दिख रहा होगा, तो डिंडोरी जिला जब हमारा शहडोल जिले का गठन, शहडोल संभाग का गठन हुआ था, तो डिंडोरी को शामिल कर दिया गया था कहाँ, शहडोल में। वो 4 वर्षों तक शहडोल में शामिल रहा। तो बीच में कहीं आपको किसी किताब में 7 संख्या मिले तो कंफ्यूज मत होना कि जिले की दृष्टि से इसमें 7 है। तो 2008 के पहले का जो, मतलब 2012 के पहले का जो डेटा कहीं किताब में लिखा होगा तो वहाँ संख्या आपको 7 मिल सकती है। ठीक, अभी आपके 8 जिले हैं। डिंडोरी 2008 में शामिल हो गया था शहडोल में, 2012 में पुनः आपके किस में शामिल हो गया, जबलपुर में। ठीक, आगे बढ़े, यहां तक क्लियर है। अगले संभाग की ओर चलते हैं, इंदौर संभाग। एक प्रश्न काम का दिखा, जब संभाग किस बेसिस पर अलग होते हैं, तो इनका कोई एक निश्चित आधार नहीं होता है कि शासन ने कुछ आधार बना रखा है कि संभाग इस आधार पर अलग होंगे या जिले इस आधार पर अलग होंगे। शासन को जब भी आवश्यकता महसूस होती है कि यहाँ पर अब क्या है, हमें संभाग का गठन करना चाहिए, विकास की गति बढ़ाना हो या फिर किसी प्रकार के आंदोलन वगैरह हो रहे हो, है ना, कि ये संभाग अलग करो या जिले अलग करो, है ना, या फिर बहुत बड़ा कोई बड़ा क्षेत्र होता है, तो कल ही मैंने आपको समझाया था, उस पर क्या है, नियंत्रण करना, निगरानी करना या प्रशासन करना कठिन हो जाता है। जैसे जबलपुर इतना बड़ा संभाग है, आपको भी मैप में दिखाया था मैंने, तो उससे कई सारे जिले कितनी दूर दूर स्थित हैं, है ना, तो वो जिलों वालों को समस्या आती होगी कि नहीं। जैसे आप देखिएगा, सर वापस मैप दिखाइए, जबलपुर संभाग देखिए, तो इससे 8 जिले जुड़े हुए हैं, लेकिन उसके सबसे नीचे देखेंगे आप तो छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, ये थोड़ा सा दूर स्थित है इनसे, है ना। तो क्या होगा, इनको दिक्कतें आएंगी कि नहीं, कोई भी कार्य होगा तो थोड़ा सा, कोई भी मान लीजिए डेटा है उसी को पहुंचाना है वहां तक, संभाग तक, तो दिक्कत होगी। या कोई संभाग से संबंधित काम है आपका, मान लीजिए, तो आपको आने जाने में ही समय चला जाएगा, मतलब आपको कोई काम करवाना है संभाग से, संभाग के मुख्यालय में कोई काम है, आप जाएंगे तो आपको 4 दिन लग जाना है, कि 2 दिन जा रहे हैं, है ना, 2 दिन लौट रहे हैं, 1 दिन काम हो रहा है, पता चला छुट्टी हो गई या फिर कुछ और का, तो 5-6 दिन लग जाएगी। तो इस तरह से आपको समस्या होगी या नहीं। तो इस तरह से जनता को समस्या ना हो, इसलिए ये चीज़ों को डिवाइड किया जाता है, किसी राज्य को अलग किया जाता है या किसी संभाग को अलग किया जाता है या किसी जिले को पृथक किया जाता है। तो ये तो उस टाइम की परिस्थिति क्या है, कैसी व्यवस्था बन रही है, हमारे विकास को तीव्र करने के लिए यदि ज़रूरत है किसी राज्य को अलग करने की या किसी संभाग को अलग करने की या किसी जिले को अलग करने की, तो अलग किया जाता है। जैसे हमारा छत्तीसगढ़ किस आधार पर अलग हो गया, बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि छत्तीसगढ़ में बहुत सारे खनिज संसाधन है, बहुत सारे वन हैं, लेकिन उनका यूज तो मध्य प्रदेश शासन कर रही थी, लेकिन वहां पर विकास कर रही थी क्या, नहीं कर रही थी। तो वो लोग डिमांड कर रहे थे कि हमें अलग कर दो भाई, हम अपना शासन खुद देख लेंगे, आपको करने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक प्रश्न भी आपसे पूछा जाता है छत्तीसगढ़ से संबंधित कि छत्तीसगढ़ के पृथक होने से सबसे भारी क्षति किस चीज की हुई, तो या सबसे ज्यादा नुकसान किस क्षेत्र का हुआ, तो आपको आर्थिक क्षेत्र लगाना है, आर्थिक स्थिति, आर्थिक जो चीजें हैं उनका नुकसान हुआ हमारा। क्योंकि जो खनिज संसाधन है, आप जब पढ़ेंगे भारत के भूगोल में बहुत सारे लोहा मैंगनीज वगैरह जो आप पढ़ते हैं, वो क्षेत्र जो है मुख्यतः कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में है। कोयले का क्षेत्र कह लें आप, लोहे का क्षेत्र कह लें आप, बहुत सारे फेमस खदानें हैं, आप भारत के भूगोल में इन सब के बारे में पढ़ेंगे, तो ये छत्तीसगढ़ में स्थित हो गई। बहुत सारे वन हैं, आप देखते होंगे मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ का नंबर आता है वनों में। तो क्या होता है, ये सारी चीजें हमें क्या देती हैं, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से इनकम तो देती हैं राज्य सरकार को, राजस्व प्राप्त होता है इनसे, तो ये नुकसान हो गया हमारे मध्य प्रदेश को। उसी प्रकार से जब किसी को नुकसान होता है तो वो चाहता है, जैसे ब्रिटेन के एक ब्रेक्जिट एग्जाम्पल है, ब्रिटेन वाले क्यों अलग होना चाहते थे, क्योंकि वो ऐसा कह रहे थे कि ये जो यूरोपियन यूनियन है, हमें इनको पैसा ज्यादा देना पड़ता है और हमें यहाँ से आय कम प्राप्त होती है, हमारे ऊपर बोझ ही बन रहे हैं लोग, कहीं से भी कोई भी आ रहा है जा रहा है, सारे रोजगार यही लोग ले रहे हैं, हमें कुछ प्राप्त नहीं हो रहा। तो क्या हो गया, पृथक हो गया। ब्रेक्जिट सुना होगा आप लोगों ने, है ना, ब्रिटेन का अलग होना किससे, यूरोपियन यूनियन से। तो इस प्रकार से अलग होते हैं। क्लियर हो गया ये डाउट आपका कि संभाग किस बेसिस पर अलग होते हैं, तो किसी कोई आधार नहीं है इनका अलग होने का। अगले संभाग की ओर चलते हैं, तो जबलपुर हो गया,
जबलपुर के बाद एक बड़ा संभाग और आता है इंदौर संभाग। तो इंदौर संभाग का पहले मुख्यालय ही देख लें। मुख्यालय क्या होता है इंदौर का? इंदौर ही होगा। अभी बताया मैंने कि कुछ दूसरा नाम ना हो, यदि वही जिले का नाम आता है तो आपका मुख्यालय क्या हो जाएगा? उसी नाम से होगा। तो जबलपुर संभाग का मुख्यालय इंदौर संभाग का मुख्यालय इंदौर। दूसरी बात क्या याद रखेंगे, इसका भी एक बिंदु एक्स्ट्रा बढ़ रहा है कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग आपसे कभी पूछा जाए तो क्या बताएंगे आप? इंदौर। ठीक, इंदौर जिले की ही बहुत सारी जनसंख्या है ना। आपको पता होगा कि लगभग 30 लाख से अधिक 2011 में 2011 की जो जनगणना थी उसमें 30 लाख से अधिक थे, 30 लाख के आसपास इतनी जनसंख्या थी। तो अभी 10 वर्ष पूरे हो चुके हैं, तो लगभग पूरे होने वाले हैं, तो आप समझ सकते हैं कि अभी तक कितनी जनसंख्या हो गई होगी। तो 50 लाख के आसपास मैं ऐसा मानता हूं, तो केवल इंदौर जिले की ही है। फिर इसमें जिलों के नाम देखना है आपको, तो चलिए वापस से मैप पर चलते हैं। मैप आप अवश्य लगा लें, बार बार कहता हूं, बहुत ही लाभ होंगे इससे आपको। चलिए देखिए, मिला इंदौर। सब लोग देखो, पहले इंदौर ढूंढो। पश्चिमी मध्य प्रदेश में देखेंगे आप तो झाबुआ और अलीराजपुर जिले मिलेंगे। उसके बिल्कुल बगल में आपको धार जिला दिख रहा होगा और उसके बगल में इंदौर जिला दिख रहा होगा। ज्यादातर विद्यार्थी इंदौर आ चुके होंगे, तो आशा करता हूं उन्हें इंदौर ढूंढने में परेशानी नहीं हुई होगी। अब इनके जिले देख लीजिए। तो इंदौर मुख्यालय हो गया, इसके बाद धार जिला आता है, इसके अंतर्गत झाबुआ जिला आता है, अलीराजपुर जिला आता है, बड़वानी जिला आता है, खरगोन जिला आता है, खंडवा जिला आता है और बुरहानपुर जिला आता है। ये आपके वापस से 8 जिले, जबलपुर में भी 8 जिले और इंदौर में भी 8 जिले। तो जिलों की संख्या की दृष्टि से बड़ा जिला पूछा जाए आपसे तो आपके पास ऑप्शन होंगे 2, है ना। इंदौर, आ ऑप्शन दे देगा आपको इंदौर, बा ऑप्शन दे देगा आपको जबलपुर, सा ऑप्शन दे देगा आपको दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको क्या लगाना पड़ेगा उत्तर? दोनों। 8 जिले, है ना। जिले के दृष्टिकोण से वो विशेष रूप से पूछेगा आपसे। फिर चलिए, ये इंदौर हो गया हमारा। तो 2-3 फैक्ट है इसमें, कुछ खास नहीं है, आपको जिले याद रखना है। सबसे महत्वपूर्ण बात तो किस संभाग में कौन सा जिला आता है, यही है ना। फिर 4 फैक्ट बस एक्स्ट्रा होते हैं आपके, कौन कौन से? कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा, सबसे छोटा, सबसे छोटा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंदौर संभाग के बाद थोड़ा सा गति बढ़ा रहा हूं मैं क्योंकि समय जाने वाला है, हमें कंप्लीट करना है। उज्जैन संभाग, तो पहले 8 जिले हो गए, उज्जैन में है हमारे 7 जिले शामिल। तो उज्जैन का मुख्यालय कहाँ होगा? उज्जैन में ही होगा। कोई विशेष फैक्ट इससे बन नहीं रहा है हमारा कि क्षेत्रफल या जनसंख्या की दृष्टि से कुछ आगे पीछे, आपको जिले की दृष्टि से बन रहा है कि दूसरा सबसे बड़ा संभाग है ना। तो 7 जिले इसमें शामिल है, संख्या याद रखेंगे। वापस से मैप देखते हैं हम, आपके सामने मैप खुला ही है। तो वापस से मैप में देखिए आप उज्जैन जिले को, उज्जैन संभाग को, जिलों के नाम मैं आपको गिना देता हूं। इंदौर के जस्ट ऊपर है उज्जैन, है ना। तो उज्जैन देखिए और उज्जैन के आसपास के जिलों को, मैं जो नाम बोलूंगा उनको आपको ढूंढना है मैप में। तो उज्जैन, उज्जैन के बाद देखिए देवास, देवास के बाद देखिए मंदसौर, मंदसौर के बाद देखिए नीमच, नीमच के बाद देखिए रतलाम, रतलाम के बाद देखिए आगर, आगर के बाद देखिए शाजापुर। तो ये लगभग आपका 7 जिले, लगभग क्या एक्यूरेट 7 जिले आपके शामिल हो रहे हैं इसमें। सारे जिले आसपास ही हैं, मतलब सीमाएं लगभग लगी हुई हैं, केवल नीमच को छोड़कर और मंदसौर को। तो ये आसानी से याद हो जाएंगे यदि आप मैप से याद करेंगे। अगले संभाग पर बढ़ें आगे। अभी तक का कोई डाउट है किसी को तो पूछो। जबलपुर किस आधार पर है? कमल जी बताया अभी मैंने, क्षेत्रफल के आधार पर। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, अभी तक कोई समस्या नहीं है मेरे अनुसार आपको। नेक्स्ट संभाग है सागर। तो अब 7 जिले थे हमारे उज्जैन में, तो उससे कम जिले किस में आ जाते हैं? सागर में। पहले 5 जिले शामिल थे, लेकिन अभी आपका 2018 में निवाड़ी जिला गठित हो गया है, तो उसके बाद इसमें जिलों की संख्या कितनी हो गई है? 6। तो आपको याद रखना है। तो सागर संभाग का मुख्यालय तो सागर ही होगा, है ना। और
जिलों की बात करें तो संख्या याद रखें 6 और नाम भी याद रखें इसके। तो एक एक करके मैं बोलता हूँ मैप में, आप इनकी लोकेशन देखें। तो सागर जिले में देखिए, उसके जस्ट बगल में है दमोह, दमोह के बगल में देखिए पन्ना, पन्ना के बगल में देखिए छतरपुर, और उसके बगल में देखिए टीकमगढ़, टीकमगढ़ के बगल में देखिए निवाड़ी। दीपक जी, धार बड़ा है क्या इंदौर से? बिल्कुल, आप मैप में देख ही रहे हैं कितना बड़ा है धार, देखो इंदौर से तो बहुत बड़ा है धार। तो इंदौर शहर इतना फेमस है, इसका मतलब ये नहीं कि उसका क्षेत्रफल भी बड़ा होगा। वो जनसंख्या के दृष्टिकोण से बड़ा है, विकास के दृष्टिकोण से बड़ा है, लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो धार उससे तो काफी बड़ा है। ठीक दीपक जी, क्लियर? मैप अच्छा नहीं दिख रहा तो आप अपनी क्वालिटी सुधारें, है ना। किन्होंने कमेंट किया है? पवन जी, मैप अच्छा नहीं दिख रहा, आप अपने वीडियो की क्वालिटी थोड़ा सुधार लें तो आपको मैप अच्छा दिखने लगेगा। क्या है, हमारा मैप कई बार नेट स्लो हो जाता है तो क्वालिटी कम हो जाती है, इसलिए नहीं दिख रहा। मेरे में बिल्कुल HD शो हो रहा है आपका मैप। निवाड़ी मैप में नहीं है तो आप टीकमगढ़ को आधा कर देंगे, ऊपरी हिस्सा बिल्कुल कोने वाला जो टुकड़ा है उसको अलग कर देंगे तो आपका निवाड़ी। अभी कोई ऐसा मैप आया नहीं है प्रमाणित जिसमें निवाड़ी जिले को बिल्कुल सीमा अलग करके बनाई गई हो। आप जितने भी मैप देखे होंगे तो एडिट करके बनाए गए हैं, उसमें एक लाइन अपने से खींची गई होती है ना। MS पेंट होता है आपके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का या माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का एक सॉफ्टवेयर है, इसके द्वारा ये किया जाता है। ठीक, वो लाइन खींची जाती है अपने से लगभग अंदाज लगाकर कि ये इतनी सीमा है ना, उनकी तहसीलों और उनको देखकर। अभी बिल्कुल वो मैप नहीं आया आपका जो प्रमाणिक मैप आते हैं कि ये निवाड़ी जिले की सीमाएं हैं। तो अभी आप निवाड़ी जिला अपने अंदाजे से समझ लें कि यहाँ पर है। यहाँ आगे कई मैप्स आपको दिखाऊंगा तो वहां पर बिल्कुल शो कर दूंगा आपको, है ना। कौन सा संभाग किस ईयर में बना था, ये अलग अलग ईयर्स नहीं है ना। जिनके ईयर आपको आवश्यक हैं, अभी जैसे शहडोल का बता दिया मैंने, या फिर आपको होशंगाबाद का पीछे बताया था, बाकी सब पहले से ही बने हुए थे, है ना। जो 8 संभाग शेष बच रहे हैं आपके, वो सब 1956 से ही बने हुए थे। फिर आगे वो बढ़ते गए। जो 2 हमारे नए संभाग बने हैं, आपका कौन सा, होशंगाबाद, आपका 1980 के दशक में, और उसके बाद एक बना आपका शहडोल। तो उनकी बस डेट याद रखनी है, बाकी सब पहले से ही बने हुए संभाग थे। ये डाउट है अनुराधा जी का, आप उसको ये मत समझें कि संभाग अलग अलग एक एक करके गठित हुए हैं। ये पहले से ही संभाग थे जब मध्य प्रदेश का गठन हो रहा था। कोई दिक्कत अनुराधा जी, बताइएगा। अनुराधा जी का एक डाउट है, संभाग जिलों का समूह है तो कोई जिला संभाग से बड़ा कैसे होगा? क्या उत्तर दूं अब इसका मैं आपको? जिला देखिए, ये ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है नहीं कि जो सबसे बड़ा जिला होगा उसको संभाग बनाया जाए। वो तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा है, लेकिन हम संभाग कैसे बनाते हैं, प्रशासनिक दृष्टिकोण से, कि जहां पर प्रशासनिक दृष्टिकोण से हमें सुविधाएं उपलब्ध हो जाएं। कोई भी चीज़ बनाते हैं, कोई भी राजधानी बनाते हैं जब, या फिर कोई संभाग बनाते हैं या जिले का मुख्यालय बनाते हैं, तो किस बात का ध्यान रखा जाता है कि वहां पर विकास कितना है ना। वहां पर क्या बिल्डिंगें हैं ऐसी जहां पर सरकारी जो कार्य कामकाज होंगे उनको हम प्रॉपर कर सकें, ऐसी बिल्डिंगें मिल जाएंगी क्या? तो जैसे भोपाल को राजधानी बनाया गया तो वहां पर नवाब शासन कर रहे थे, वहां पर बहुत सारी ऐसी क्या थी, इमारतें थी जहां पर उनके कार्यालय स्थापित कर दिए गए। बंबई आपने सुना होगा, तो बंबई राज्य जो था पहले, वहां पर अंग्रेज लोग रहते थे, या उसके पहले से कई जो शासक थे वहां पर शासन किया था, उनने कई चीजें बनवा रखी थी। तो आज ज्यादातर आप बंबई में देखेंगे तो जो पुरानी इमारतें हैं उन्हीं पर सारे कामकाज हो रहे हैं, है ना। आप पुलिस का मुख्यालय देखेंगे या फिर हाई कोर्ट देखेंगे या फिर जो भी चीजें हैं वहां पर ज्यादातर कैसी हैं, पुरानी इमारतों पे। तो आपका कोई ये नहीं है कि जो सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से जिला होगा उसी को संभाग बनाए। प्रशासनिक दृष्टि से हम देखते हैं कि वहां पर सारी सुविधाएं उपलब्ध होंगी, लगभग सेंटर में होना चाहिए। कोई भी संभाग यदि हो रहा है उसके आसपास जिले आ रहे हैं
तो उसको सेंटर में किया जाए। ऐसे कई चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम संभाग का निर्माण करते हैं। तो अनुराधा जी, ये बात क्लियर हो गई कि ये संभाग है कोई, तो जरूरी नहीं है कि वो बड़ा होना चाहिए, छोटा हो सकता है। देखिए इंदौर विकसित तो है ही, हमें सारी सुविधाएं यहाँ मिल जाती हैं। भोपाल संभाग, तो भोपाल संभाग का मुख्यालय कहाँ? भोपाल में। और इसमें कितने जिले शामिल है ये याद रखना है, तो 5 जिले शामिल हैं। मैप वापस शो कीजिए भैया। 5 जिले शामिल है, एक एक करके आपको मैप शो कर देता हूं मैं, उसमें देखेंगे और ढूंढेंगे कि कौन सा जिला कहाँ पर है। जो बिगिनर्स हैं बिल्कुल ध्यान से जिलों को देखें, बार बार देखें, आपके दिमाग में वो बैठ जाने चाहिए कि कौन सा जिला कहाँ पर है। धीरे धीरे आपके दिमाग में उसका मैप भी बैठ जाना चाहिए, कौन सा जिला किस तरह दिखता है। और उसके बाद ये भी आना चाहिए कि उसमें कौन कौन सी तहसीलें हैं। सबका काम आएगा आगे, आप धीरे धीरे देखते चलें। तो पहला देखिए भोपाल आपने ढूंढा होगा, सबको पता होगा लगभग भोपाल की लोकेशन। तो भोपाल देखिए सबसे पहले, और भोपाल के बाद देखिए आपको राजगढ़ दिख रहा होगा। एक तरफ राजगढ़ और एक तरफ उसी की उल्टा तरफ देखेंगे तो रायसेन। इसका तो बहुत सिंपल है याद करना, राजगढ़ और रायसेन। और फिर दूसरी तरफ देखें विदिशा और सीहोर। तो ये चारों जिले जो भोपाल संभाग में आते हैं, मतलब भोपाल के अतिरिक्त, तो भोपाल और ये फिर आपका विदिशा, सीहोर, राजगढ़, रायसेन, ये चारों घेरे हुए हैं आपके भोपाल को। तो बड़ी आसानी से याद हो जाएगा, इनकी लोकेशन भी याद हो जाएगी आपको। और ये एक इसकी खास बात है कि जो आपके मध्य प्रदेश से कर्क रेखा निकलती है ना, 14 जिलों से होकर कर्क रेखा निकलती है। तो एक फैक्ट ऐसा भी बन सकता है कि ऐसा कौन सा संभाग है जिसके सारे जिलों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो आप जब कर्क रेखा के जिलों के नाम याद करेंगे, आपको याद ही करना है ना, बहुत ध्यान से याद करिएगा। जो भी ट्रिक आपको पता हो उसके अनुसार याद कर लें, बस भूलना नहीं चाहिए आपको। तो ऐसा संभाग जिससे कर्क रेखा क्या होती है, ऐसा संभाग जिसके सारे जिलों से कर्क रेखा होकर गुजरती है, तो ये भोपाल ही है। आपने देखा होगा कर्क रेखा कहाँ, रतलाम, उज्जैन, आगरमालवा, राजगढ़, है ना, भोपाल, सीहोर, विदिशा, रायसेन, इन सब से होकर गुजरती है। आगे के जिले आप कर्क रेखा में देखिएगा। तो ये ऐसा संभाग है जिसके सारे जिलों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, काम का है, याद रखिएगा। ठीक है, इतने तक समझ में आया, आगे बढ़े क्या? चलिए ग्वालियर संभाग की चर्चा करते हैं। 5 संभाग भोपाल में थे, 5 संभाग ग्वालियर, 5 जिले ग्वालियर में, 5 जिले भोपाल में भी थे और 5 जिले ग्वालियर में भी हैं। मैंने जिलों की संख्या के आधार पर आपको क्रम अपनी PDF में या फिर आपके PPT में बनाया हुआ है, तो आपको जब सेंड करूंगा तो उसी क्रम में आप याद कर सकते हैं। तो इसका संभाग का मुख्यालय कहाँ होगा? ग्वालियर है, बता ही चुका क्यों। और इसमें शामिल 5 जिले। चलिए वापस से मैप देखते हैं हम, भैया मैप। चलिए मैप आपके सामने यदि हो, जिनके सामने, वो ढूंढे ग्वालियर। उत्तर में जाएं बिल्कुल मध्य प्रदेश की, जो सिर है ना, मुंडी। तो चेन्नई एक्सप्रेस मूवी देखी होगी आपने, उसमें दीपिका पादुकोण क्या बोलती है, तो मैं मुंडी उड़ा दूंगी। तो शाहरुख खान पागल हो जाते कि मुंडी क्या है, व्हाट इज मुंडी। तो देखिए उत्तर में जाएंगे आप तो मुरैना के जस्ट नीचे ग्वालियर मिलता है आपको, और ग्वालियर के जस्ट नीचे उसके मतलब जितने भी उसके संबंधित जिले हैं वो सब ग्वालियर से नीचे ही हैं। तो एक एक करके देखते चलते हैं। ग्वालियर के नीचे देखेंगे आप दतिया, दतिया के नीचे आप देखिए शिवपुरी, उसके नीचे देखें आप गुना, और उसके नीचे देखें आप अशोकनगर। तो ये सारे जिले इसमें शामिल होते हैं आपके, किसमें? ग्वालियर में। बिल्कुल आसान है, याद हो जाएगा। मैप से याद करेंगे तो अच्छी तरह से याद होगा। आप रटने की कोशिश करेंगे कि किस संभाग में कौन सा जिला आता है, तो कदापि नहीं, याद ही नहीं होगा आपको, कुछ दिन बाद भूल जाएगा। संभाग का मुख्यालय क्या है? चलिए नेक्स्ट संभाग की चर्चा करते हैं, रीवा। मैप आप खोल के रखें, मैप ओपन है, ठीक है। मैप में ही देखते चले, बस 2 मिनट में खत्म हो जाएगा ये संभाग वाला हिस्सा।
तो इसमें देखिए रीवा संभाग में आ जाइए, येलो कलर में आपको दिख रहा होगा रीवा। तो मैं जिन विद्यार्थियों को पढ़ा चुका हूं तो रीवा जहां आता था वहां अंडरलाइन करा देता था, तो हंसिएगा मत आप लोग। चलिए, रीवा में 4 जिले शामिल हैं, मुख्यालय इसका रीवा ही होगा। इनके जिले देख लीजिए कौन कौन से हैं। तो रीवा के पहले बगल में देखें आप तो सतना जिला है ना, इसको भी अंडरलाइन कर सकते हैं आप। और फिर उसके बगल में और रीवा के बगल में जाएंगे तो सीधी और सिंगरौली, 4 जिले। तो रीवा से संबंधित कौन कौन से जिले हैं? पहला रीवा, रीवा के बाद सतना, सीधी और सिंगरौली। आसान है 4 जिले याद करना। ठीक है अनुराधा जी, आप भी ऐसा ही कलरफुल मैप बनाएं अपनी नोट्स पर, जितना सजा सकें अच्छा है। बस मुख्य परीक्षा की कॉपी पे नहीं सजाना है आपको। आपको कुछ बातें बता दूं कि मुख्य परीक्षा में हम क्या करते हैं, जैसे हमारी आदत रहती है खासकर लड़कियों की, अपनी नोट्स को ऐसा सजा धजा कर रखती हैं कि क्या बताएं, है ना। तो आपको मुख्य परीक्षा में नहीं सजाना है। मुख्य परीक्षा में एक ही पेन का इस्तेमाल करना है और मुख्य परीक्षा में आपके जो एरो, बुलेट्स ये सब आप यूज करते हैं बहुत सारे बना बना के, उनका उपयोग नहीं करना है। आपको यदि कुछ नंबरिंग करनी हो तो 1 2 3 4 या ABCD या आबा सादा से करना है ना। मैंने आपको जो उत्तर दिए रहे हैं अभी पिछली क्लास में, आपने उसमें देखा होगा कि मैंने आबा सादा का उपयोग किया है या 1 2 3 का उपयोग किया है। आपको कुछ एरो या फिर राउंड शेप में जो आते हैं ना, बुलेट्स कहते हैं उनको, तो वो इस्तेमाल नहीं करना, या फूल माला नहीं बनाना, या हाथ का इस्तेमाल, ऐसे जो हाथ करके एक आता है ना आपका चिन्ह है ना, प्रतीक, तो उसका भी इस्तेमाल नहीं करना है। चलिए अगले संभाग पर चलते हैं। चंबल संभाग। अब इसका मुख्यालय जरूर याद रखना है आपको, पूछा गया है कई एग्जाम्स में कि चंबल संभाग का मुख्यालय कहां है। तो चंबल संभाग का मुख्यालय मुरैना में स्थित है। चंबल संभाग का मुख्यालय कहां स्थित है? मुरैना में। चलिए अनुराग जी, 1956 से संभाग कब कब बने बता दीजिए, नहीं तो सुशांत सिंह राजपूत बन जाऊंगा। 3 दिन से पूछ रहे। ठीक है, चलिए एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है, अभी मैंने पीछे जब पुनर्गठन पढ़ाया था। अच्छा 2 मिनट अभी रुक लीजिए, मैं आपको लास्ट में ये बता के जाता हूँ। एक संभाग और बचा है, उसके बाद बताता हूँ संभाग किस किस क्रम में बने। ठीक है अनुराग जी, शांति रखिएगा, सुशांत सिंह नहीं बनना आपको। चलिए चंबल संभाग देखें तो इसका मुख्यालय याद रखना है मुरैना जिला, बिल्कुल उत्तर में है ना। इसके बाद आपका सबसे छोटा संभाग है, हमने सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या पढ़ा था, सबसे बड़ा संभाग जबलपुर संभाग। और फिर यदि आपसे दूसरा प्रश्न पूछा जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग कौन सा है, तो सबसे छोटा संभाग आपका चंबल संभाग है क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक, दूसरा बिंदु इसमें महत्वपूर्ण है, याद रखें। उसके पश्चात इसमें शामिल जिलों की संख्या कितनी है, तो शामिल जिलों की संख्या इसमें है 3। संख्या भी याद रखनी है और इसके जिलों के नाम भी याद रखने हैं। वापस से मैप देखें, मैप शो कीजिए, वापस से मैप देखते हैं। आ गया। तो मैप में देखिए आप सबसे उत्तर में चले जाइए और मुरैना देखिए। तो मुरैना के बगल में एक लेफ्ट और एक राइट, 2 जिले हैं, वही 2 जिले उस संभाग में शामिल हैं। एक है श्योपुर जिला, प्रोनाउंसिएशन जो है वो अच्छे से करना है आपको। इस तरह से 2 जिले आपको मिलते हैं, एक शिवपुरी और एक श्योपुर। तो मैं बहुत अच्छी तरह से कोशिश करूंगा कि आपको एग्जैक्ट ही सुनाई दे, सही ही सुनाई दे। श्योपुर है ना, श्योपुर आपका क्या है, मुरैना का हिस्सा है। और दूसरी तरफ आप जाएंगे तो भिंड। तो 3 जिले मुरैना, भिंड और श्योपुर, ठीक, ये शामिल है इसमें। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अपने संभाग में। चंबल की कहानी यहीं पे खत्म होती है। मुख्यालय मुरैना, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग, और तीसरा इसमें शामिल 3 जिले। जिले कौन कौन से, मुरैना, भिंड और श्योपुर। नेक्स्ट चलते हैं नर्मदापुरम संभाग। तो नर्मदापुरम संभाग इसका भी मुख्यालय आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसका मुख्यालय, जैसे इसका नाम तो पहले से होशंगाबाद संभाग था, अभी नाम परिवर्तित हुआ है नर्मदापुरम। तो आपसे पूछा जा सकता है कि इसका मुख्यालय किस जिले में है। आप जो शुरुआत में तैयारी करते हैं तो मे भी उनको नहीं मालूम रहता और गलत उत्तर कर देते हैं। तो यहाँ आपको याद रखना है होशंगाबाद, पहले इसी का नाम होशंगाबाद था, मुख्यालय वहीं था, आज भी मुख्यालय वहीं है, बस उसका नाम परिवर्तित कर दिया गया है।
ठीक है, तो नर्मदापुरम संभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है, ऐसा प्रश्न बने तो आपको उत्तर देना है होशंगाबाद। तत्पश्चात दूसरा फैक्ट यही है आपका कि नाम कब बदला, तो 27 अगस्त 2008 नर्मदापुरम संभाग का नाम कब परिवर्तित किया गया, या फिर होशंगाबाद से नर्मदापुरम संभाग नाम कब परिवर्तित किया गया, ऐसा पूछा जाए तो 27 अगस्त 2008 ये तिथि याद रखनी है। आपका काम 2008 से ही चल जाएगा, पर आप लोगों की बहुत डिमांड रहती है कि बिल्कुल तिथि डेट बताई जाए उसकी कि कब बना था वो, इसलिए मैं ऐसी तिथियां ऐड करता हूँ। भूल जानी है मुझे पता है, 4 दिन बाद आप सब भूल जाएंगे, लेकिन आपके लिए रखा गया है, इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, आगे मैं बताऊंगा जो महत्वपूर्ण तिथियां होंगी उनको। 2008 में भाई संजय जी 2008 में नाम बदला, देखो अब इसमें शामिल जिलों के नाम याद रख लीजिए मैप में। सो देखिए आपके सामने मैप आ ही रहा है, फटाफट देखें। नर्मदापुरम संभाग नर्मदा नदी के किनारे, पहला होशंगाबाद याद रखें, दूसरा उसके बगल में उसी से अलग हुआ जिला है हरदा, और फिर उसके उनके जस्ट नीचे आपको बैतूल दिख रहा होगा। तो मैप में आप देखें होशंगाबाद, हरदा और बैतूल, ये हो गए हमारे कितने संभाग, 9। 10वां की बात करते हैं शहडोल संभाग, तो ये सबसे नया संभाग है और 10वां संभाग है, अंतिम संभाग है। तो इसका मुख्यालय नाम याद ही है आपको, शहडोल जिला ही है, तो जिला इसका मुख्यालय बन गया, शहडोल जिला ही इसका मुख्यालय है। इस संभाग को बनाया कब गया, तो पहले हमारे 9 संभाग थे, आपको पता है 1 नवंबर 2000 की स्थिति में कितने संभाग हो गए थे, 9 संभाग और 45 जिले थे। उसके बाद जिलों का गठन भी हुआ और एक संभाग का गठन हुआ। तो एक संभाग 14 जून 2008 को शहडोल संभाग से पृथक होकर शहडोल संभाग का गठन किया गया। जो रीवा, उसके जो सारे जिले थे वो पहले रीवा संभाग के अंतर्गत आते थे। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग है, ये भी याद रखना है कि जो शहडोल है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग है। 3 मिनट शेष हैं, फटाफट देखिए इसके जिले, मैप आपके सामने है। जिले देखिए, सबसे पहले तो शहडोल ढूंढिए, बिल्कुल पूर्व में आपको दिखाई दे रहा होगा शहडोल, उसके पड़ोस में दिख रहा होगा आपको उमरिया, और उसके पड़ोस में दिख रहा होगा आपको अनूपपुर। ये 3 जिले आपके किससे हैं, अनूपपुर और उमरिया, दोनों ही जिले आपके शहडोल से पृथक होकर बने हैं। तो जब आप पहले यदि आपने याद किया होता पुनर्गठन के टाइम, तो आपको ज़्यादा परेशानी आगे नहीं आएगी। यही उदाहरण मैं बार बार देता हूं कि आप शुरुआत करें क्रमबद्ध तरीके से, पीछे का जब याद रहेगा आपको तो आगे बहुत परेशानी नहीं आने वाली है आपको कई चीज़ें याद करने में। चलिए, यहाँ से संभाग की कहानी खत्म, और एक कमिंग सून आपका संभाग है 11वां संभाग में भी छिंदवाड़ा बने, और बात चल रही है रतलाम संभाग की भी। तो ऐसी बातें चलती हैं, घोषणा होती रहती हैं, है ना, राजनीति से प्रेरित हो सकती हैं ऐसी बातें। तो हमें जो चीज़ मिल चुकी है या फिर जो आपका प्रामाणिक रूप से आ चुकी है, गजट में दिखाई दे चुकी है, वही याद रखना है। भविष्य में क्या होने वाला है, यदि उसकी कोई बहुत बड़ा मंत्री या फिर कोई प्रशासनिक अधिकारी घोषणा करे तो थोड़ा सा याद रखें, बाकी जरूरत नहीं है। जैसे कई लोग बोल रहे थे, कौन सा जिला था, महू की सिर्फ अफवाहें हैं, अभी सिर्फ महू वाले वो कर रहे हैं, है ना, महू वाले चाह रहे हैं, महू वाले व्यक्ति या महू के जो स्थानीय नेता हैं वो आवाज़ उठा रहे हैं कि उसको जिला बनाया जाए। अभी प्रशासनिक रूप से किसी ने ऐसी बात नहीं की, ना मुख्यमंत्री ने ना किसी मुख्य सचिव ने। ठीक, चलिए, तो संभाग खत्म। अब बात कर लेता हूं मैं, आपके अनुराग जी ने पूछा था कि कौन सा संभाग कब बना। तो देखिए, सबसे पहले हमारे जो संभाग थे, आपको जब मैंने पढ़ाया था मध्य प्रदेश का पुनर्गठन, तो उसमें 1956 में क्या स्थिति थी, कमेंट करके फटाफट बताओ। 1956 में कितने संभाग और कितने जिले थे, कमेंट करिए, याद है या नहीं आप लोगों को। ठीक, कमेंट करिए आप लोग, कब बना था ये संभाग, सॉरी कितने संभाग थे उस टाइम पे। चलिए मैं बताता हूं, अब 8 संभाग और 43 जिले मैंने आपको बताए थे। तो जो आप आज पुराने संभाग देख रहे हैं वो 8 संभाग उसी टाइम बन गए थे, सिर्फ 2 नए संभाग हमारे ऐड हुए हैं। कौन कौन से, या फिर आप कहें 3, है ना, चंबल भी बना था 1980 में, तो 1980 का दशक कहें, उनकी तिथियां निश्चित नहीं है ना, अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग तिथियां मिलती हैं। क्या हो गया ये कैमरा किसने, अच्छा ठीक, तो ठीक है, सबको पता है बिल्कुल, बहुत बहुत 8 संभाग और 43 जिले।
ठीक है, सबका सही है। तो 8 जो आपके संभाग बने थे उस टाइम पे, वो आपको कई पुराने दिख रहे होंगे और कुछ चले जा चुके कहाँ, छत्तीसगढ़ में। अब नए जो बने हैं उनकी तिथि याद रखिए आप। एक चंबल संभाग, एक भोपाल संभाग बताया मैंने आपको कि जब वो जिला बना था 1972 में, तभी उसको संभाग बनाया गया। तो आप किसकी तिथि याद रख सकते हैं, भोपाल की, कि 9वां संभाग जो बना था हमारा कौन सा था, भोपाल। उसके पश्चात आपका चंबल याद रखें आप, 1980, है ना। और उसके बाद आपका कौन सा, ये आपका शहडोल संभाग। तो ये 3 तिथियां आप याद रखें, और बाकी जो शेष संभाग बचते हैं उनकी तिथि क्या होगी, ऑलरेडी 1956 हो जाएगी। अभी क्लियर हो गया होगा आपका डाउट। आज आप देखेंगे जो नए संभाग हमारे जुड़ते गए उनकी डेट याद रखना है। मैंने आपको 9वां संभाग भोपाल बताया था, तो 1972 में आपका भोपाल बन गया, 1980 में आपका चंबल संभाग बन गया, और उसी टाइम पे आपका होशंगाबाद बना था, और उसके पश्चात आपका ये नया संभाग शहडोल बना है। ठीक है, तो आप टोटल कह सकते हैं कितने नए संभाग आपके ऐड हैं, तो आपके 4 संभाग है ना। एक 1972 में कौन सा, भोपाल, दूसरा आपका 1980 में चंबल, और तीसरा आपका उसी टाइम पे 1980 में आप होशंगाबाद संभाग कह लें, और चौथा आपका शहडोल संभाग। ठीक है, बीच में थोड़ा सा मुझे मिस हो जा रहा था एक नाम, कोई दिक्कत नहीं। तो 4 संभाग आप याद रखें, इनकी तिथियां। चलिए, PDF मिल जाएगी आपको। आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। आशा करता हूं कि आप सबको समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ सकते हैं, कल आके उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। चलिए, आप लोग ख्याल रखें, कोरोना बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, तो घरों पर ही रहें, बाहर बेवजह ना निकलें। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं कल। दोस्तों, ऐसी और वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए MP परीक्षा चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो अभी डाउनलोड करें परीक्षा ऐप।